Hi guys, how are you? Fine, okay. This is the second lecture of optics. You will know that. हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन जो है ऑप्टिक्स की हुई थी. बेसिकली मिरर के बारे में, साइन कन्वेंशंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ था. ठीक है, आज हम जो है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सिलेबस में है. दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए ध्यान से समझिए इसको. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है समझते हैं. आपने रिफ्लेक्शन के बारे में तो सुना है. आपने रिफ्लेक्शन के बारे में एक चीज सुनी है कि अगर कोई लाइट यहां से आ रही है, वो इस सरफेस से टकरा के वापस जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है. बट ये रिफ्लेक्शन नहीं है. दिस इज द रिफ्रैक्शन. दिस इज द रिफ्रैक्शन. ओके, तो हमें समझना है रिफ्रैक्शन, हमें रिफ्लेक्शन नहीं समझना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से कट हो चुका है और आपने अच्छे से ये जो है 10th क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है. ओके, तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं. रिफ्रैक्शन होती क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट. ध्यान रहे, ये वो फिनोमिना है. ठीक है, समझिए. दिस इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब कि ये अपना पाथ परिवर्तित करती है. बोलने का मतलब है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ चेंज करेगी. उसी पाथ चेंज करने के फिनोमिनन को आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई सरफेस है. दिस इज द सरफेस. ओके, यहां से सूर्य की किरणें आ रही हैं इस मेरे हैंड से ऊपर की तरफ. ये जो सरफेस है, ऊपर की तरफ जो है मैं मानता हूं एयर है और नीचे पानी है. ठीक है, मतलब ये पूरा समंदर है. ये इसका सरफेस है. यहां से लाइट आती है. लाइट ऐसे आएगी, जैसे ही सरफेस पर पड़ेगी वो थोड़ी बेंड हो जाएगी. अब उसने दूसरे मीडियम में एंटर किया है. सरफेस के बाद वो अब लिक्विड मीडियम में एंटर कर रही है. तो लिक्विड मीडियम में एंटर करते ही वो थोड़ा सा पाथ चेंज कर देगी. जैसे मान लीजिए ये लाइट आई थी, ठीक है, और अब ये ऐसे को पाथ चेंज कर देगी थोड़ा. ठीक है, फिर अगर आगे भी चेंज होता है तो ये ऐसे हो जाएगी. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ को चेंज करते हुए एंटर करती है. उसी फिनोमिनन को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग this topic we can draw one diagram. तो वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई ग्लास लिया. ध्यान से समझिए, ये कोई मैंने ग्लास स्लैब ली. मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y. x एंड y सरफेस है. ओके, अब मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स a है. ठीक है, ये सरफेस से ऊपर एयर है, सरफेस से नीचे क्या है आपका ग्लास है. क्या है सरफेस के नीचे? ग्लास है. ठीक है, मान लीजिए यहां पर a कोई लाइट का सोर्स है. यहां से लाइट आती है इस तरह से. ठीक है, जैसे ही यहां लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसकी डायरेक्शन ऐसे से कुछ ऐसी हो जाएगी. ऐसे को यहां पर लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर रही है. वो थोड़ी बेंड हो गई. आपने पढ़ा हुआ है, फिर जिस पॉइंट से बेंड होती है वहां पर हम एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं. क्या खींचते हैं? नॉर्मल रे खींचते हैं, जिसको n कहा जाता है. यहां पर n डैश कहा जाता है. और देखिए दिस इज द a. मान के चलता हूं मैं a इज द एयर. ये एयर मीडियम है
और ये मानता हूं मैं जी ग्लास है, इसको मान लिया मैंने स्मॉल जी से, मतलब एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है, मींस यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। अब देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो आपने पढ़ी भी होगी। एक्चुअल में होता क्या है, जो लाइट आती है मतलब जिसने इंसिडेंट होना है, ठीक है ना, जो सरफेस से टकराएगी मतलब जो आने वाली लाइट है, इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है बेटा? इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। अब जब ये लाइट अंदर गई मतलब ये रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग रे। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल आपने बनाए इसको नॉर्मल रे बोला जाता है। बाकी रिफ्लेक्शन के केस में यहां से स्ट्राइक होती थी ना, तो उसको रिफ्लेक्टिंग रे कहा जाता था। अब आपने एक और चीज यहां पर समझनी है, जो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में यहां पर कुछ एंगल बन रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आईटा कहा जाता है, या आई, वो मैं आईटा बोलता हूं, आई भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आईटा या आई। ओके, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्टिंग रे, ये रिफ्रैक्ट रे हो रही है, इस रे और नॉर्मल जो हमने खींची है, द एंगल मेड बिटवीन रिफ्रैक्टिंग रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोला जाता है, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम जो है स्टडी करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी की है, बाकी अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में, कि रिफ्रैक्शंस के लॉ क्या हमें बताते हैं। आपको इसके लिए कुछ मतलब डायग्राम भी थोड़ी सी, चलो यहां स्पेस नहीं था तो बेसिकली मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। लॉ क्या है रिफ्रैक्शन के, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये, आपको ध्यान से समझते चलना है। मैं यहां बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहां से लाइट आई और ऐसे को हो गई, ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईटा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, ये हमने जनरल सी बात कर दी। ओके, पॉइंट कोई ले लीजिए वो, ठीक है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल सेम है, एक ही फर्क है थोड़ा सा बस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे वो बताते थे कि जो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और नॉर्मल रे जो कि आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे सारी सेम प्लेन में थी, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो वही पॉइंट यहां भी आएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ऑल दीज, फर्स्ट आता है आपका ऑल दीज रेज लाई ऑन दी सेम प्लेन। बच्चों वाली चीजें हैं जो आपने पढ़ी है, ये इंसिडेंट रे भी नॉर्मल रे भी। नॉर्मल रे का मतलब है जो कि क्या है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है, तो वो भी और रिफ्रैक्टेड रे भी क्या करेंगी, लाई करेंगी एक ही प्लेन में। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बताता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट दैट इज म्यू। म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका म्यू मैंने बी माना, इसका म्यू मैंने ए माना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है जी, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि रिस्पेक्ट का मतलब है जिस मीडियम से एंटर करी उसको आपने ऊपर ही रखना है, जिस मीडियम में एंटर करी उसको आपने नीचे ही रखना है, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो ये आपका सेकंड लॉ, और इसी लॉ को आप कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। This is called as the Snell's law of refraction. very important, और ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हर एक मतलब आपका जो गिवन मीडिया है उसके लिए ये चीज कांस्टेंट रहती है, जबकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था वो बताता था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था वो इक्वल होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपने ये पढ़ा था, बट यहां पर थोड़ा डिफरेंस है, यहां पर ये रेशियो में कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आया है तो क्यों ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लें, क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी रहती है 100%। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी यहां से काफी रहती है न्यूमेरिकल आने की। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं, आपने पढ़ा है पहले भी बेसिकली, बट हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आता है, फिर आप बोलेंगे भाई नहीं कराया था या नहीं हमने पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली जो फॉलो करते हैं अपने अपने गाइडर्स को। तो बेसिकली हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। ओके, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ किताबों में इसको एन से डिनोट किया जाता है और कुछ किताबों में इसको म्यू से। आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप, अगर एन रखा हुआ है तो एन लिख दीजिए और म्यू रखा हुआ है तो म्यू रख दीजिए। अब देखिए आपको समझना क्या है कि होता क्या है ये। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of velocity, it is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium। बोलने का मतलब है कि वैक्यूम का मतलब हो गया बेटा एयर, वैक्यूम का मतलब हो गया एयर। ओके, तो समझिए, देखिए मान लीजिए यहां से लाइट आती है, उसकी स्पीड समथिंग x थी, और जैसे यहां टकराई रिफ्रैक्ट होकर किसी मीडियम में एंटर कर गई, उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब उनकी स्पीड की जो रेशो होगी, पहले एयर में कितनी थी और वैक्यूम में कितनी थी, सॉरी वैक्यूम में कितनी थी और मीडियम में कितनी थी, उन दोनों रेशियो को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू और एन बोल सकते हैं। और ध्यान रहे, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है वो आपकी सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, एक्चुअल में आप जो है डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ओके, ये जो सी होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी वेलोसिटी ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ध्यान रहे इन एयर, दैट इज इन वैक्यूम, एंड v इज कॉल्ड एज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम।
गिवन मीडियम या मीडिया। ठीक है, तो ये आपको समझना है और ध्यान रहे वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा एक ही रहती है, सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। दैट इज आपको सी की वैल्यू पता होगी, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा फील आएगा। न्यूमेरिकल से आपको फील आने वाली है थोड़ी सी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल से आपको फील आने वाली है। बेसिकली न्यूमेरिकल आता है यहां से, अभी न्यूमेरिकल करना जरूरी है, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कंसेप्ट करते हैं और बस हमें न्यूमेरिकल देखे ही नहीं ऐसा बोलते हैं, बट न्यूमेरिकल आ जाता है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, देखिए बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब द म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके दिया गया है। देन what is the speed of, that is velocity of light in glass when they entered from air to the glass। तो फाइंड आउट कीजिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V होता है। C is the velocity of light in air and V is the velocity of light in medium। ओके, अब आपके पास ये कंबाइन कीजिए, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। म्यू आपको पता है 1.5 है, सी भी आपको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको पता होता है, जनरल सी बात है। ठीक है, अब हमें वी फाइंड आउट करना है। आप क्या करें, वी को इस तरफ ले आइए, तो आ जाएगा आपके पास C/म्यू, तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन दिस इज द 1.5 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब आप क्या कीजिए, इस टर्म को ऊपर ले जाइए, डेसिमल हटाइए तो ऊपर बन गया 30 × 10⁸ अपॉन 15, तो 15 बन गया 15, 15 2 20। द velocity of light in medium is the 2 × 10⁸ meter per second। This is the correct answer your question। Very important, very simple questions, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते अक्सर, और हम छोड़ आते हैं, वो हमें नहीं आते थे न्यूमेरिकल, ऐसा बोल देते हैं हम बेसिकली। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही जो है अच्छे से रिवाइव कीजिए, अच्छा सा रिवीजन कीजिए, तभी हम जो है न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं आपकी नहीं अपनी भी बात करता हूं कि हमें भी दिक्कत होती थी। आज के लिए जो है एक और टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, जरा पढ़ते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, देखिए बेसिकली ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट if light after suffering any number of reflections and refraction has its final path reversed and it travel back along the same path in the opposite direction। बोलने का मतलब है कि अगर कोई लाइट में बहुत सी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, बहुत सी रिफ्रैक्शन हो रही हैं, तो जैसे ही वो लाइट एंड फाइनल पाथ में एंटर करेगी तो वो फाइनल पाथ से उसी पाथ से वापस आ जाती है, बैक हो जाती है। बहुत सी ये आपका केस लग गया कि अगर
बहुत सारी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रही हैं तब। ये आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताता है कि उसी पाथ से वो फाइनल पाथ से उसी पाथ से वो वापिस हो जाएगी लाइट। तो देखिए जरा इसका डायग्राम देखते हैं। बेसिकली वही डायग्राम है सेम। जैसे मान लीजिए वाटर है, लाइट आती है, बेंड करती है फाइनल मीडियम में, एंड आपने यहां नॉर्मल बना के रखा है। ओके, यहां से लाइट आ रही है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईटा बन रहा है, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये उसका फाइनल पाथ था, यहां पर ये टकराई, फाइनल पाथ था, दिस इज द फाइनल पाथ एंड एक्स वाई। ओके, आपने जो है एयर को ए माना है, ग्लास को आपने मान के रखा है बी, सॉरी वाटर है ना, तो वाटर को बी मान के रखा। अब जैसे मान लीजिए ये फाइनल पाथ था, जैसे ही लाइट यहां से निकली, ये ए पॉइंट माना, ये बी पॉइंट माना, पहुंची फाइनल पे, और ये फिर से यहीं से वापिस हो जाएगी इसी पाथ से, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोज कर जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन इसकी। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। चलिए डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर कीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है अलोंग एओ, मतलब ये ओ हमने यहां पॉइंट दिया है, एओ के अलोंग जो है लाइट आ रही है, ये बोल रहा है ऐसा। ठीक है, और ऑन दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास एक्स वाई दिया है, एक्स वाई सरफेस पर क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। दिस इज द फाइनल। ओके, और इसी एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस से दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं, एक मीडियम दूसरे मीडियम को अलग कर रहा है। यहां एयर मीडियम था, यहां ग्लास वाटर मीडियम जो है आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब आपकी लाइट ए मीडियम से बी मीडियम में एंटर करेगी, तो जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, इसका निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा निकालेंगे, दिस इज द साइन ऑफ आईटा अपॉन साइन ऑफ आर, गिव द इक्वेशन 1। ये आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो आपका जिस मीडियम में निकाल रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में लेंगे दूसरा जहां से एंटर कर रही है लाइट, मतलब जो नीचे है उसको नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। सो साइन आईटा अपॉन आर। अब अगर जब ये लाइट आपकी यहां से वापस बैक होगी, यहां एंटर करेगी, तो इस मीडियम का आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। तो क्या रहेगा, अब यहां पर ये एंगल भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ये आर से आई में चेंज कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो साइन आर अपॉन साइन ऑफ आईटा, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। जब आपने इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई किया, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 1 थी मेरे पास, इक्वेशन 1 की एक साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, म्यू क्या लेंगे आप, म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, पहली साइड लीजिए साइन आईटा अपॉन साइन ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय, उल्टा हो जाएगा साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आईटा, यह आ गया आपके पास। अब देखिए साइन आईटा से साइन आईटा गया, साइन आर से साइन आर गया, तो आपके पास यहां 1 आ जाएगा, तो म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू दी 1। अब हमें ये चाहिए, अगर न्यूमेरिकल में आपसे किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए इसका मुझे निकालना है
आपने इनवर्स करना है, बस सीधी बात याद रखो। म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू दी, ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज द इनवर्सली, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो कर रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में पूछा है तो आपने उसका उल्टा करना है, बस दैट्स गेम खत्म आपकी। तो आज के लिए इतना काफी है, इतना रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।